वेलकम टू एएसके क्लासेस। जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो अब आपके सामने है। आप लोग का लगातार यही कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ सर क्लास 11th के भूगोल विषय की तैयारी कराइए ताकि हम भूगोल में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो देखो, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइनली वीडियो आ चुका है। सारे क्वेश्चंस को विथ सोल्यूशन बताने वाला हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक सब कुछ डिस्कस करूंगा और अथवा सहित। वीडियो में एंड तक बने रहना, सारी चीज़ों को आसान भाषा में समझना। इवन इस वीडियो में हम भारत का नक्शा फिल करके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भारत का नक्शा कैसे भरते हैं। मतलब A to Z जो जो आपके पेपर में आएगा सब कुछ यहाँ पर कवर कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भूगोल में किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर इसके पीडीएफ को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए जाकर के इसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखो, अगर मैं भूगोल के प्रश्न पत्र की बात करूं तो 80 नंबर का आप सबका पेपर देखने को मिलेगा एंड समय वही पुराने 3 घंटे। यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होना है। हम सीधे जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। इनमें से कौन सा भौतिक स्वरूप नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा चीज जिसे प्रकृति द्वारा नहीं बनाया गया है। आप सबको पता होगा कि नगर को प्रकृति ने नहीं बनाया बल्कि इंसान ने बनाया है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि बिग बैंग की घटना। अच्छा, बिग बैंग की घटना कहाँ घटती है? अंतरिक्ष में घटती है। तो कह रहा है कि जो बिग बैंग की घटना है कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये आपका हुआ था 13.7 वर्ष पूर्व की घटना है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3। सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं तो कहां पर आते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, जैव मंडल में। तो जितने भी प्राकृतिक भूकंप हैं वो सब कुछ आते हैं स्थल मंडल में, अर्थात ऑप्शन नंबर आ इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा नंबर कहता है निम्नलिखित में से महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या है ना? महाद्वीप अलग क्यों हुए हैं? तो क्या ज्वालामुखी के फूटने से, या फिर विवर्तन के क्रिया के कारण, या फिर चट्टानों के बलन और भ्रंश से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर लिखेंगे विवर्तन के क्रिया कारण सभी महाद्वीप अलग हुए हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के फूटने से पर्वत का निर्माण होता है, चट्टान के बलन एवं अपभ्रंश से पर्वत और पठार बनता है, और मिट्टी मिट्टी का जो रंग होता है ना यही डिफाइन करता है। और ज्वालामुखी जब जब निकलती है जहां पर वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना। रीजन है यार काली मिट्टी पाने का। सपोज करो ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ से ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी गर्म लावा होता है, बाहर आके ठंडा हुआ, और ठंडा होकर के डेफिनेटली काला ही तो होगा ना। जब कोयला तुम जलाते हो तो कोयला का रंग काला ही तो होता है ना, इसलिए काली मिट्टी का निर्माण होता है। पांचवा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपक्षय का प्रकार नहीं है। अपक्षय और अपर्दन की बात कर रहा है। तो रासायनिक, भौतिक या यांत्रिकी या जैविक, ये सभी अपक्षय के प्रकार हैं। रासायनिक तरीके से अपक्षय हो सकता है, जैविक तरीके से, भौतिक या यांत्रिकी तरीके से, लेकिन सेल मलबा ये कोई अपक्षय का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर ये गुजरती है? तो हमारे हिंदुस्तान के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आप बोलोगे सर राज्य का नाम बता दीजिए। ठीक है, जरा सुनिएगा। सबसे पहले आता है आपका गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद हम आएंगे सीधे आपके झारखंड में। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है पृथ्वी पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अगर पृथ्वी पर कोई चीज हल्का है और भारी है, अलग हो रहा है, तो इसे कहेंगे विभेदन। ठीक, यहाँ पर विभेदन लिखना है। दूसरा नंबर कह रहा है कि दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? तो दक्कन का ट्रैप जो है ना वो ज्वालामुखी के निकलने से हुआ है। ठीक है, तो ज्वालामुखी के लावा से ऐसा लिख सकते हो। टेंशन मत लो, मैं इन सब का आंसर भी दिखाऊंगा। ये आंसर अवेलेबल है, लेकिन उसके पहले एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा तीसरा नंबर कहता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसे वेगनर ने दिया था, इन्होंने कब प्रस्तुत किया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में वेगनर महोदय द्वारा दिया गया था। और उन्होंने बताया था कि एक बड़ा सा सागर था, उसके बीच में एक महाद्वीप टाइप से था। ठीक है, बड़ा सा सागर को पैंथालासा कहते हैं, और इस महाद्वीप को पेंजियन कहते हैं। पेंजियन आने वाले समय में 2 भागों में टूटा, जिसे ऊपर को कहते हैं अंगारा लैंड, नीचे कहते हैं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का 3 भाग हुआ था जिससे 3 महाद्वीप बना था, उत्तर अमेरिका, यूरोप और आपका एशिया महाद्वीप।
और जो गोंडवाना लैंड है वो 4 भागों में टूटा था, जिसमें दक्षिण अमेरिका और आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप बना था। ठीक है, पढ़े होगे, थोड़ा थोड़ा याद होगा। जो तुम्हें याद है मैं थोड़ी उसे याद और दिलाता हूँ, थोड़ी तुम्हारे नॉलेज में और थोड़ी नॉलेज डाल देता हूँ ताकि तुम एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सको। चौथा नंबर कहता है कि सर्क का निर्माण किस अपर्दन के कारक के द्वारा होता है? तो हिमनद के द्वारा, मतलब बर्फ के द्वारा सर्क का निर्माण होता है। पांचवा नंबर कह रहा है कि भारत देश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो देखो, भारत देश का क्षेत्रफल तो 32,87,263 है, और इसे तुम अभी रट लो, बात मानो, हर बार एग्जाम में पूछता है, हर बार एग्जाम में पूछता है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, मतलब 12th की बात कर रहा हूँ। छठवां नंबर कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत किस प्लेट का हिस्सा है? तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपको पता है बहुत पहले, करोड़ों वर्ष पहले जो हमारा भारत देश था वो जा करके अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे खिसकते 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 प्लेट विवर्तन क्रिया के कारण ये जा करके एशिया महाद्वीप में टच हो गया है। ऐसा कहानी है भाई। हमारा तीसरा नंबर कह रहा है सत्य सत्य बताओ। पहला नंबर कह रहा है कि हिमालय प्राचीन बलित पर्वत है। नहीं, गलत बोल रहा है, प्राचीन बलित नहीं है बल्कि नवीन बलित पर्वत है, और लगातार आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ती आ रही है। तुमको पता है पहले इसकी ऊंचाई होती थी 8,848 मीटर, ठीक है, लेकिन वर्तमान में पता है कितना है? 8,848.15 मीटर, मतलब इतने की ग्रोथ हुई है, और ये आज भी बढ़ रहा है। भगवान जाने कितना बढ़ेगा, लेकिन लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ये मैं माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा हूँ, एंड माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत पर ही स्थित है। चलो आगे, कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो यहाँ पर मैंने एमपी लिखा है, बिल्कुल गुजरती है। नेक्स्ट कह रहा है कि भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। नहीं, केवल पृथ्वी का नहीं होता, हमारे भूगोल में जितने भी चीज तुम्हारे आसपास है सबका वर्णन होता है, चाहे पानी हो, मतलब जलाशय हो, पृथ्वी हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, इवन ब्रह्मांड हो, या फिर खगोलीय पिंड हो, इन सबका वर्णन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। हमारा चौथा नंबर कहता है ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया था। भाई इनका नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन तुमको पता है सबसे पहले इसका एडविन हब्बल ने नहीं दिया था, सॉरी दिया था, तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी का कोड हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल गलत है, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट कहता है आर्कटिक एक लघु प्लेट है। बिल्कुल गलत बात है, आर्कटिक लघु प्लेट नहीं है भाई, बहुत बड़ा प्लेट है, बहुत बड़ा प्लेट है, वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इतना बड़ा प्लेट है, लघु प्लेट कैसे हो सकता है? नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी को मिलाइए। आइए फटाफट देखते हैं। पहला नंबर कहता है ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट कैसे आते हैं? यहाँ पर अभी स्किप करते हैं, ठीक है। एल तरंगे लिखा है, तो एल तरंगे का, एक सेकंड यार, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ना। चलो आगे देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य तो राजस्थान से मैच हो जाएगा। मानक एवं उत्तर रेखा 82 डिग्री 3 से गुजरती है, और कोरोमंडल तट ये पूर्वी तट में है। ठीक, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो ज्वालामुखी निकलता है एल तरंगे से, एंड एल तरंग महासागरीय तरंग। यहाँ पर कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है यार, कुछ गड़बड़ है, देखो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पर दो में कुछ गड़बड़ी है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है ना वो पृथ्वी के अंदर से होता है, और यल तरंगे तो भूकंप का काम आता है। और अपन महासागरीय तरंगे लगाएंगे तो महासागर से ज्वालामुखी थोड़ी ना निकलता है, यहाँ से तो तूफान आती है, आंधी आती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये सही मैच नहीं हो रहा, तो इसको मैं एक बार क्रॉस चेक करवाऊंगा अपने टीम से, एंड जो पीडीएफ दूंगा उसमें बिल्कुल 100% एक्यूरेट मिल जाएगा, डोंट वरी। चलो भाई, पांचवा नंबर कहता है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कहता है भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम हैं? तो भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम हैं। या तो हम भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, या तो पढ़ते हैं प्रादेशिक तरीके से। नेक्स्ट दूसरा नंबर कहता है कि पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल किन गैसों की अधिकता कण बना है? तो ये बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। नेक्स्ट कहता है कि सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा था? तो यहाँ पर आपको लिखना है बैक्टीरिया या आर्की, ये सबसे पहले आया था, इवन हम मनुष्य से भी पहले आया था। पैंथालासा का अर्थ क्या होता है? सिंपल सा, सागर। मैंने बताया था ना पैंजियन और पैंथालासा, भाई याद रखो सारे कॉन्सेप्ट को, यही सब काम आएगा। चेरापूंजी किस पठार में स्थित है? तो देखो हिमालय की 3 पर्वत है, ठीक, एक का नाम है गारो, खासी और जैंतिया। ये खासी में स्थित है तुम्हारा चेरापूंजी, और यहीं पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है, यही। अच्छा कहाँ पर है वैसे? तो ये तुम्हारे मेघालय में है, मेघालय के शिलोंग में है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, मैंने पहाड़ी बता दी, यहाँ पर पठारी तो पूछा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गारो, खासी, खासी हो जाएगा। ठीक, ये देखो खासी बस यहीं पर स्थित है भाई।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम है? तो 2 उपागम है, पहला क्रमबद्ध है और दूसरा है प्रादेशिक। नेक्स्ट कहता है अथवा में जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आई थिंक आंसर होगा तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी डोंट वरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ये 2 उपागम के बारे में लिखा है एंड जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यहाँ पर मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर कहता है भूकंप के केंद्र और उपकेंद्र में क्या अंतर है? यहीं पर अथवा कहता है कि पृथ्वी के बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में क्या अंतर है? ठीक है, तो ये रहा केंद्र क्या होता है और उपकेंद्र क्या होता है, एंड ये रहा आपके सामने बाह्य क्रोड एंड आंतरिक क्रोड। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करते हैं, क्योंकि हम एक एक चीज़ को समझा के पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। 1 घंटे के वीडियोस हो सकते हैं, आधे घंटे हो सकते हैं, तो फिर आप उसे अवॉइड करेंगे। इसलिए ये इसे समझो पार्ट नंबर फर्स्ट। थोड़ी देर बाद मैं पार्ट नंबर सेकंड भी अपलोड करूंगा, जिसमें आगे क्वेश्चंस को कवर करूंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज़ को। ओके, क्योंकि तुम्हें पता है भूगोल मेरा पसंदीदा विषय में से एक है। तो मैं करता हूँ वीडियो को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एग्जाम में हमेशा टॉप कीजिए। मैं आपके साथ हूँ और डेफिनेटली आप ही एग्जाम में टॉप करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।